नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हर बार हम आपको एक नई पर्सनैलिटी से मिलवा रहे हैं। तो इस बार जो हमारी पर्सनैलिटी है जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है वो है मिस्टर संजीव लखनपाल जी, जो बहुत ही सालों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं। इन्हें हरियाणा सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया और इन्होंने 2 बार ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन ऑफ शिमला के बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी जीता है। आइए इनसे ही जानते हैं कि इनकी जर्नी क्या रही और इन्होंने किस किस तरह से आगे बढ़कर इस क्षेत्र में नाम कमाया है। सर, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत है। सर, आप हमें बताइए, जैसे आप इतने सालों से रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो आपका इंटरेस्ट कैसे बना रंगमंच में? ये बहुत ही पुराना दौर है जब से आप जुड़े हो, तो किस तरह आपका इंटरेस्ट बना? इंटरेस्ट दरअसल जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, दयाल सिंह कॉलेज में स्टूडेंट था जब मैं, तो वहाँ पे यूथ फेस्टिवल हुआ। यूथ फेस्टिवल के लिए बच्चों की सिलेक्शन का नाटक में नोटिस लगा, तो मुझे लगा कि मुझे नाटक करना चाहिए। मुझे उस समय लगा कि शायद मुझे शौक़ है, तो मैंने सिलेक्शन में गया। मैं वहाँ सिलेक्शन हो गई तो मुझे रोल मिल गया नाटक में। वहाँ से ये शुरू हुआ सब। ये 1980 की बात है। तो उसमें क्या हुआ कि त्रिशंकु नाटक था बृजमोहन शाह का, और हमारे जो गुरुजी हम इंग्लिश पढ़ाते थे, प्रोफेसर समरजीत सिंह, उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया और रोल दिया। जब यूथ फेस्टिवल में परफॉर्मेंस हुई तो नाटक भी हमारा फर्स्ट आया और उसके अंदर मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुँचन में तो जमाने लग जाते रहे। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता? यूनिवर्सिटी में उससे मुझे ज़्यादा शौक़ लग गया। वो तालियां जो आर्टिस्ट को ख़राब कर देती हैं एक तरह से, वो मुझे शौक़ लग गया वहाँ से। सर, आप 40 वर्ष से रंगमंच से जुड़े हुए हैं, 40 वर्ष हो चुके हैं लगभग आपको। तो सर, पहले रंगमंच क्या था, उसका स्तर क्या था, और अब मॉडर्न ज़माना हो चुका है, काफ़ी आधुनिकता आ चुकी है, तो अब रंगमंच का स्तर क्या है, ये ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को। सर, काफ़ी फ़र्क है, मतलब कि स्तर तो रंगमंच का सदा से अच्छा ही रहा है, अच्छा रहेगा भी, लेकिन थोड़ा तकनीक में फ़र्क है, तौर तरीक़ों में फ़र्क है। लोगों की जो रंगमंच कर रहे हैं बच्चे, उनकी डेडिकेशन में थोड़ा फ़र्क है। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले डेडिकेशन ज़्यादा होती थी, और उसका कारण स्वाभाविक है क्योंकि मनोरंजन की ओर बहुत सारे साधन आ गए हैं। बच्चे मोबाइल से बहुत सारी चीज़ें मोबाइल में उनको मिल जाती हैं, इसलिए जो परफॉर्मिंग आर्ट है उसको थोड़ा नुकसान तो हुआ है इसके आने से। लेकिन रंगमंच का स्तर पहले भी अच्छा था, आगे भी अच्छा रहेगा। अल्टीमेटली लोगों को लाइव देखने में मज़ा आता है, तो वहाँ आकर के उनको अच्छा लगता है। रंगमंच का स्तर अच्छा था, अब भी अच्छा है। सर, जैसे अब देखा जाए आजकल बच्चे रंगमंच में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उनका इंटरेस्ट है कि हमें एक्टिंग करनी है, लेकिन आजकल कई विकल्प भी आ चुके हैं और सीधा वो जाते हैं कि हमें सीधा फिल्मों में एंट्री मिल जाए। ऐसा, इस पर आपका क्या कहना है? सर देखिए, रंगमंच जो है वो स्कूलिंग है, मतलब वहाँ बच्चे सीखते हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री में देखें, जो लोग बड़े अच्छे एक्टर माने जाते हैं उनका सबका बैकग्राउंड रंगमंच से है। रंगमंच एक एक्टर को तैयार कर देता है मुंबई में अच्छा काम करने के लिए। तो बच्चों को जो मुंबई इंडस्ट्री में सफल होना चाहते हैं उनको रंगमंच ज़रूर करना चाहिए। इसमें उनकी जो कला है परिपक्वता को प्राप्त हो जाती है, और उसमें उनका जो स्ट्रगल है वो मुंबई में आसान हो जाता है, नहीं तो स्ट्रगल वहाँ मुश्किल रहता है। सर, आपने कई सारे टीवी सीरियल्स भी किए हैं, उनके हमें कुछ नाम बताइए। और सर ये बताइए कि हमें कि जो टीवी सीरियल किए हैं आपने, टीवी सीरियल में क्या रहा, टीवी सीरियल में एक्टिंग का क्या रोल है और रंगमंच पे एक्टिंग का क्या रोल है? इनमें कुछ अलग अलग विभिन्नताएं हैं या फिर दोनों ही एक ही कैटेगरी में रखी जा सकती है, दोनों ही समान है? देखिए, अभिनय के नाते जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभिनय तो दोनों में करना पड़ता है और उसी शिद्दत के साथ करना पड़ता है। उनके बेसिकली उनकी जो आधारभूत फ़र्क ये है कि रंगमंच में एक्टर पहले रिहर्सल करता है, 1 महीना 2 महीना रिहर्सल करता है। रिहर्सल करने के बाद वो 1 टेक में उसको लोगों के सामने आना पड़ता है और उसी समय लाइव सब कुछ करना पड़ता है। फिल्म में थोड़ा यह है कि उसमें रिहर्सल इतनी नहीं हो पाती है। फिल्म में या धारावाहिक में आपको 1 दिन पहले डायलॉग दिए जाते हैं, आपको पढ़ने हैं, और फिर उसमें रीटेक की संभावना है।
चीज़ें थोड़ा आसान हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर आपने गलत कर दिया, रीटेक हो जाएगा, आप दोबारा से अपनी गलती को ठीक करके दोबारा कर सकते हैं। रंगमंच में ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन रंगमंच में एक फ़ायदा ये है कि वहाँ पहले रिहर्सल होती है, 2-2 3-3 महीने लोग उसी की अभ्यास करते हैं और फिल्म में अभ्यास नहीं करते। सर जैसे आप संस्कृत सार्थक संघ से भी जुड़े हुए हैं, ये आपका खुद का मंच है, तो सर इस मंच के थ्रू आप क्या कार्य कर रहे हैं? इस मंच का क्या उद्देश्य है, क्यों बनाया गया ये मंच? मंच का उद्देश्य तो ये है कि जो परफॉर्मिंग आर्ट है, विशेष तौर पे जो रंगमंच है, जो अभिनेता हैं, जो ड्रामा है, उसको प्रोत्साहन मिले, इसका मुख्य तो उद्देश्य यही है। और जितने भी लोकल स्तर के हमारे करनाल के जो कलाकार हैं, जो बच्चे हैं, जो अभिनय में आना चाहते हैं, जो रंगमंच करना चाहते हैं, रंगमंच के थ्रू वो फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक मंच है हमारी जो संस्था है। और नाटक ही हम लोग ज़्यादा करते हैं। सर आप हमें बताइए, आपने कॉमेडियन अवार्ड भी जीत चुके हैं, उसके बारे में हमें बताइए कुछ सर। देखिए, वो अखिल भारतीय ड्रामा कंपटीशन होता है शिमला में, जहाँ पूरे भारत से टीमें हिस्सा लेती हैं। वहाँ हम पार्टिसिपेट करते रहे हैं, काफ़ी साल हम निरंतर वहाँ जाते रहे हैं। वहाँ मुझे 2 बार बेस्ट एक्टर, 1 बार बेस्ट कॉमेडियन और 1 बार बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मुझे वहाँ मिला है। उसके अलावा अखिल भारतीय ड्रामा कंपटीशन कटक उड़ीसा में मुझे वहाँ बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, ये 2001 की बात है। उसके अतिरिक्त और भी बहुत जगह से सम्मान मिलते रहते हैं इस क्षेत्र में, क्योंकि हम निरंतर काम कर रहे हैं और शिद्दत से कर रहे हैं। सर जो रंगमंच के लिए नाटक तैयार किए जाते हैं, ये आप खुद लिखते हो या कोई राइटर से, जैसे हमारे पुराने कई जो कला रचनाकार हैं, साहित्य लिखते हैं, वो नाटक लिखते हैं, या उनके ऊपर भी अभिनय किया जाता है सर? नहीं, इसमें मैं खुद नहीं लिखता। ये जो कुछ भी होता है हमारे पास स्क्रिप्ट होती है, किसी दूसरे लेखक हैं, उनके नाटक हम सेलेक्ट करते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों के साथ बैठ के पढ़ते हैं, फिर उसको करते हैं। ये मेरा लिखा हुआ नहीं होता है। सर जैसे आप रंगमंच में आप क्या कहना चाहोगे उन बच्चों को जो खुद एक्टिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सर? जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि किस तरह हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, रंगमंच में टिके रहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि यहाँ पे घर नहीं चल सकता रंगमंच से। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति रंगमंच करता है और उसको इतना पैसा मिल जाता है कि सारी सुख सुविधाएं वो जुटा ले, ऐसा नहीं है। और शायद इसीलिए लोग रंगमंच छोड़ करके फिल्मों में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ज़्यादा पैसे का सपना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ हर व्यक्ति जाने वाले को पैसा मिल जाता है और कामयाबी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ एक संभावना है कि वहाँ कामयाबी मिलेगी और वहाँ बहुत सारा पैसा और फेम मिलेगा। रंगमंच में इतनी ज़्यादा संभावनाएं भी नहीं होती हैं, इसलिए लोग जल्दी रंगमंच छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जो बच्चे नए आने वाले हैं, उनको मैं कहूँगा कि अगर वो फिल्मों में जाना चाहते हैं तो रंगमंच अवश्य करें। इससे उनका जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, फिल्म में जा कर के इंडस्ट्री में संघर्ष करने का जो स्ट्रगल है, वो कम हो जाता है। क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री में क्या है ना, आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। व्यक्ति नया जाता है, ऑडिशन देता है, जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो आपका ऑडिशन नहीं होता है, अच्छा नहीं होता है, तो फिर वो काफ़ी समय के लिए दोबारा काम नहीं मिलता है। अगर एक बार वहाँ पे व्यक्ति ने ख़राब काम कर दिया तो काफ़ी समय के लिए इंडस्ट्री आपको दोबारा काम नहीं देती है। इसलिए ज़रूरी है कि जब पहला स्ट्राइक हो, पहली हिट हो, वही बहुत अच्छी हो, जिससे लोगों को ये लगे कि हाँ भाई ये अच्छा अभिनेता है, कुछ भी कर लेगा। तो वो अच्छे अभिनेता बनने के लिए रंगमंच करना ज़रूरी है, मैं ऐसा समझता हूँ। सर जैसे आपका मंच है सार्थक कला मंच, आने वाले टाइम में ये कुछ ला रहे हैं सुविधाएं जिससे आगे बच्चे जैसे एक्टिंग कर सकें, ऐसी कोई सुविधा या ऐसे कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है बच्चों को इस ओर आकर्षित करने के लिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा रंगमंच से जुड़े? हम पहले भी करते रहे हैं, मतलब हमारे साथ बहुत सारे बच्चे रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि करनाल से लगभग 500 बच्चों को मैं निःशुल्क हम लोग एक्टिंग की शिक्षा दे चुके हैं, रंगमंच में उनको मंच दे चुके हैं। और उनमें से बहुत सारे बच्चे मुंबई में काम कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ एक्टर हैं, कुछ बड़ी फिल्मों में आ रहे हैं, और करनाल के बच्चे हैं। क्योंकि वो हमारे साथ जुड़े रंगमंच करते थे, 2-4 साल रंगमंच किया, मुंबई चले गए। कुछ लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया उन्होंने, या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी में चले गए। करनाल से काफ़ी लोग वहाँ गए हैं, कुछ प्रोडक्शन में भी हैं करनाल के लोग, और अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वो सारे हमारे रंगमंच से जुड़े हुए लोग थे। और हम आगे थोड़ा, अभी तक तो हम ऐसा करते रहे थे कि हमने इसको निःशुल्क रखा था रंगमंच को, लेकिन अभी हम एक स्कूल खोलने की योजना चल रही है, जो एक्टिंग स्कूल होगा, जिसमें कुछ ऐसे लोग जो
फिल्म ये धारावाहिक से हैं, वो भी करनाल में आकर के बच्चों को सिखाएंगे, वो भी कुछ क्लासेस लेंगे उनकी। और मैं भी धारावाहिक करता रहा हूँ, कुछ फिल्में भी मैंने की हैं। सर जो भी आपने शॉर्ट फिल्में बनाई है या धारावाहिक कई की है, उसमें सीरियल में अभिनय किया है, तो सर उसके बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से आपका स्ट्रगल रहा रंगमंच से वहाँ तक पहुँचने में, दरअसल सीरियल तक जाने में? मतलब मेरा तो जो प्रथम प्रेम था वो रंगमंच था। फिल्मों में जाने की मैंने इतनी सोची नहीं थी। मैं बाई चांस मुंबई गया था, मतलब कहीं से मुझे एक फ़िल्म मिली कि आप इसे डायरेक्ट कराओ, तो मैं उस फिल्म के लिए मुंबई गया तो करनाल के लोग, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट हैं वहाँ पहले काम कर रहे थे, मेरे दोस्त भी हैं, तो मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं ये कहूँ कि वहाँ जाके मैंने संघर्ष किया, लोगों से काम मांगा, ऐसा नहीं है। मुझे काम अपने आप ही मिलता चला गया। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो उन दिनों सब टीवी पे एक सीरियल आता था लापतागंज, उनके जो को प्रोड्यूसर थे वो मेरे मित्र थे, कमल कालड़ा, वो करनाल के ही हैं। और हम लोग यहाँ दोनों, मैं और कमल यहाँ इकट्ठे नाटक करते थे। जब मैं वहाँ गया तो कमल ने मुझे कहा, यार तुम यहाँ आते ही हो, तुम एक्टर हो, तो क्यों नहीं सीरियल में रोल कर लेते। अच्छा, मुंबई की एक ख़ास बात है, अगर आप कितनी भी जान पहचान क्यों ना हो, वो ऐसे रोल नहीं देते हैं, वो आपका एक टेस्ट ज़रूर लेते हैं। तो को प्रोड्यूसर मेरा दोस्त था, तब भी मुझे क्रिएटिव ने कहा कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा। तो टेस्ट में उनको लगा कि ये बंदा ठीक है, उन्होंने मुझे रोल दे दिया, बुला लिया मुझे, अगले दिन बुला लिया कि आप आ जाओ। वो उनको अच्छा लगा। उसके बाद मुझे निरंतर हर महीने 15-20 दिन के बाद एक दो एपिसोड मिलते रहते थे। उसके बाद वो, क्योंकि मैं करने लगा तो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग जानने लगे। फिर मुझे देवों के देव महादेव से बुलावा आ गया, फिर मैं उधर भी गया। देवों के देव महादेव में मैंने सीरियल किया, फिर एक दो फिल्में भी की ना मुंबई में मैंने एज एक्टर। मैं ये कहूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल था, ऐसा नहीं है। स्ट्रगल होता है, लेकिन मेरे लिए वो स्ट्रगल नहीं था। सर जैसे बात की जाए सीरियल्स के आप सीरियल्स के बारे में कुछ बताओगे कि क्या किस तरह से सीरियल में काम होता है, किस तरह से कुछ भी? और जैसे मतलब जैसे रंगमंच में तो कर लेते हैं काम, हाँ, बस उसके लिए रंगमंच में हमें पहले ही उसकी रिहर्सल करनी पड़ती है। सीरियल्स और फिल्म्स, जैसे आपने कहा फिल्म के लिए रीटेक मिलता है, क्या सीरियल में भी ऐसा कुछ है? सीरियल में भी रीटेक होते हैं, लेकिन क्या है ना, सीरियल में जो लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ा फिल्मों से फ़र्क होता है। हाँ जी सर। सीरियल में जो लोग रेगुलर रोज़ आ रहे हैं, जो आप देखते हैं जो रोज़ सीरियल में आ रहे हैं, सीरियल एक तरह की नौकरी होती है। उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उनको सुबह 9 बजे जाना होता है, और जब तक वो सीरियल चलता है वो रोज़ एक नौकरी की तरह वहाँ जाते हैं, काम करते हैं। लेकिन यह है कि आजकल सीरियल्स में, फिल्म इंडस्ट्री में जिनको काम मिल रहा है, पैसा भी बहुत अच्छा मिल रहा है। जहाँ तक रंगमंच और सीरियल और फिल्म का सवाल है, वो जो कैमरा हो तो कैमरे के सामने जो करना है वो एक ही तरीका है दोनों का, दोनों में रीटेक होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर वो आर्टिस्ट पसंद किए जाते हैं जो रीटेक नहीं देते, जो पहले टेक में अपना काम कर जाते हैं, अच्छा, उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। रीटेक ज़्यादा देने वाले आर्टिस्ट को इतना पसंद नहीं करते। सर जैसे अब आपने बात करी कि आप एक्टिंग स्कूल खोलेंगे, तो आप इस स्कूल को कहाँ खोलना चाहोगे? जैसे आपका जो क्षेत्र है करनाल है, करनाल में, निस्संदेह करनाल में, कहीं और नहीं, करनाल में। तो सर आप एक बार अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताएंगे, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं रंगमंच के थ्रू, ऐसे स्टूडेंट हो जिन्हें इंटरेस्ट हो अभिनय में, उनके लिए आप एक बार बताना चाहो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके और आपसे जुड़ सके। 8950656000। सर जैसे आपने रंगमंच पे बहुत अभिनय किया है, तो आपने काफ़ी ड्रामे कर चुके होंगे अब तक, क्योंकि आपको 40 वर्ष हो चुके हैं ड्रामा करते, तो आपको सबसे अच्छा ड्रामा कौन सा लगा है जिसको आज तक आप नहीं भूले अपनी लाइफ में? वैसे तो हमने 105 नाटक अभी तक किए हैं, और उसके 1500 शो हम लोग कर चुके हैं पूरे भारत में। जहाँ तक नाटक अच्छे की बात है, वैसे तो हर नाटक अच्छा लगता है, लेकिन एक तो मुझे पहला ड्रामा याद है जो मैंने सबसे पहले किया था, त्रिशंकु, ब्रिजमोहन शॉ का लिखा हुआ है। उसके अलावा एक नाटक जो सबसे ज़्यादा हमने किया हुआ बड़े भाई साहब मुंशी प्रेमचंद का, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उसके अंदर मेरे बड़े भाई का कैरेक्टर था, और वो हमने हैरानी होगी कि 1.5 साल के अंदर 350 शोज़ उसके किए थे हमने। आप समझ सकते हैं कि लगभग रोज़ ही शो होता था उसका। और एक मुझे सबसे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा, मैंने पुलिस एकेडमी मधुबन में 1200 पुलिस वालों को एक नाटक करवाया था, 1857 की क्रांति। वो नाटक लाइट एंड साउंड प्ले था, और वो उस समय के तत्कालीन डायरेक्टर थे विकास नारायण राय जी, उनका लिखा हुआ प्ले था वो।
उसके अंदर 1200 पुलिस वाले होते थे और वो स्टेडियम में करते थे। वो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो शो हुआ था। एक वो मेरा बहुत बड़ी एक्सपीरियंस था। उसके 39 शो हुए टोटल, दिल्ली में भी शो हुआ उसका, फरीदाबाद में। एक वो मुझे याद है, वो अनुभव मुझे याद है पुलिस वालों के साथ काम करने का, जिसमें पुलिस के सिपाही से लेकर के और एसपी रैंक तक के लोग जुड़े हुए थे। उसके अलावा एक नाटक हम आजकल भी करते हैं, इनकलाब, उसके हमारे 75 शो हो चुके हैं। वो भगत सिंह और क्रांतिकारियों के जीवन को लेकर के है। वो भी मुझे नाटक बड़ा अच्छा लगता है। एक नाटक है पाली भूपिंदर का लिखा हुआ, जब मैं सिर्फ औरत होती हूँ, वो भी अच्छा है। और जो नाटक बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा जिसको करने में, वो आषाढ़ का एक दिन है, मोहन राकेश का नाटक, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे सारे नाटक अच्छे लगते हैं, जो भी करते हैं मन से करते हैं। सर, आपने महादेव सीरियल में भी काम किया है, तो आपका क्या रोल रहा महादेव सीरियल में? क्योंकि वो बहुत ही जब ये महादेव सीरियल लॉन्च हुआ, जब चला, इसकी बहुत ही पब्लिसिटी थी, तो आपका इसमें क्या रोल था सर? उसमें मेरा एक ब्राह्मण का कैरेक्टर था। जो ब्राह्मण महादेव का एक भक्त होता है, एक राजा जो महादेव का भक्त होता है, उसको कुष्ठ रोग हो जाता है। ये जो ब्राह्मण होता है वो अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस राजा का राज्य हड़पना चाहता है। एक नेगेटिव शेड का कैरेक्टर था ये ब्राह्मण का। और फिर उसकी महादेव के साथ भेंट होती है और उनकी आपस में बातचीत होती है। तो ब्राह्मण का एक कैरेक्टर था। पड़ोसी राज्य द्वारा आक्रमण किया जाना हमारे लिए अच्छा अवसर सिद्ध हो सकता है, यदि हम इसका उचित लाभ उठाएं तो। हमें पड़ोसी राजा के साथ साठगांठ कर लेनी चाहिए। हमें उसे युद्ध में विजयी करना होगा, ताकि वो हमें अपने मंत्रियों के पद पर स्वीकार करें। किंतु हमें महारानी को भी अपने मार्ग से हटाना पड़ेगा। और ये सर, आप हमें बताइए, आपने अपने लाइफ में इतनी अचीवमेंट हासिल की, अपने जो आपने सोचा था वो किया, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हो? मेरी माँ को। उन्होंने मेरा बहुत कोऑपरेट किया। मेरी माता ने मुझे, यहाँ तक कि उन्होंने एक नाटक था, जब मैंने नाम लिया आपका, जब मैं सिर्फ औरत होती हूँ, वो नाटक पंजाबी में था। मेरे माताजी पंजाबी जानते थे। उसका जो हिंदी अनुवाद है वो मेरी माताजी ने किया था। उन्होंने, क्या होता है नाटक के क्षेत्र में, एक्टिंग ऐसा क्षेत्र है जिसमें माँ बाप कम ही जाने देते हैं बच्चों को। उनको डर लगा रहता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है। लेकिन क्या है कि इसके बारे में सोचा जाता है, अनिश्चितता है। बच्चे ग्रेजुएशन कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, सबको रोज़गार नहीं मिल जाता। अनिश्चितता तो सब जगह है, लेकिन यहाँ अनिश्चितता थोड़ा अधिक लोगों का महसूस होती है। लेकिन मेरी माताजी ने मेरे को सपोर्ट किया, तो उनका बहुत बड़ा रोल है। बाकी आफ्टर मैरिज पत्नी का रोल हो जाता है। उन्होंने भी, मेरी वाइफ ने भी मुझे कभी नहीं कहा कि इस समय वहाँ नहीं जाना, इस समय वहाँ नहीं जाना, ये नाटक नहीं करना, ये क्या करते हो, नाटक करते हो। मुझे घर से पूरी सपोर्ट मिली, इसमें कोई शक नहीं। सर, कोई एक ऐसा डायलॉग जो आप बोलना चाहोगे, जो आज तक ना भूले हो पूरी ज़िंदगी में? डायलॉग तो बहुत सारे हैं। अब इसमें एक डायलॉग मुझे वो थोड़ा याद है, क्योंकि जब भी हम नाटक करते हैं थोड़ा पढ़ना पड़ता है, याददाश्त थोड़ा। बड़े भाई साहब हमने बहुत सारा प्ले किया, तो उसका थोड़ा बहुत याद है कि उसमें एक, क्योंकि वो एक एजुकेशनल स्टाइल है, शिक्षा का है, तो उसके अंदर वो बड़ा भाई छोटे भाई को बोलता है कि रावण याद है तुम्हें? उसको तो भूलने गए होंगे तुम। कितना बड़ा महाप्रतापी राजा था, उसके ये बच्चे थे, वो बच्चे थे, इतने सारे बच्चे थे, वो सारे बच्चे मरा गए कहीं पर। उसको मारा किसने? उसको मारा घमंड ने। तो आदमी सब कुछ कर ले, घमंड ना करे। घमंड किया तो दीन और दुनिया दोनों से गया। ये डायलॉग बहुत लंबा डायलॉग है, वैसे मुझे थोड़ा सा ध्यान आ गया, इसलिए मैंने आपको सुना दिया। थैंक यू सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, रंगमंच से जुड़ी, सीरियल से जुड़ी और फिल्मों से जुड़ी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। शुक्रिया आपका, थैंक यू जी। था हमारा शो छोटी मुलाकात बड़ी बात, जिसमें आज संजीव लखनपाल जी सर आए और उन्होंने रंगमंच से जुड़ी और फिल्मों से जुड़ी और सीरियल से जुड़ी कई बातें बताई। और अगली बार हम आपको एक नई हस्ती के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।